गैर कांग्रेसी सरकार कोई आई थी तो वो 77 के अंदर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। जनता पार्टी पहली बार जीत के आई थी। बाकी तो 52 से लेके 77 तक लगातार कांग्रेस 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 ही आ रही थी। 77 के अंदर जीत के आ गई आपके जनता पार्टी, पहली बार जीत के। अब साहब जनता पार्टी का सीएम कौन बने? तो जनता पार्टी में सीएम के दो दावेदार थे। एक तो ये मास्टर आदित्येंद्र, जो भरतपुर प्रजामंडल के बहुत बड़े नेता है, जो कालांतर में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। दूसरे नेता दावेदार जनता पार्टी में भैरों सिंह शेखावत। अब साहब भैरों सिंह शेखावत को सीएम बनाए या मास्टर आदित्येंद्र को सीएम बनाए? वोटिंग करवा लो, जनता पार्टी वाले एमएलए वोटिंग कर लो, जो जीत के आएगा उसको सीएम बना दिया जाए। मास्टर आदित्येंद्र और भैरों सिंह शेखावत में वोटिंग हुई और उस वोटिंग के अंदर भैरों सिंह शेखावत जीत गए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेसी सीएम कौन थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो हम कहते हैं वो थे भैरों सिंह शेखावत। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। यदि उस चुनाव में मास्टर आदित्येंद्र जीत जाते तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन होते? तो मास्टर आदित्येंद्र बन जाते। बाल बाल बच गए, तो नाम याद रखना। हालांकि बाद में कहा गया कि बड़े नेता है, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बने, डंका पत्तो दो। तो बाद में वित्त मंत्री बनाया गया था, इनको अपने राजस्थान का फाइनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, तो नाम याद रखना। एक थे फकीर चंद। फकीर चंद जी कई दिन तक तो प्रजामंडल वालों के साथ रहे थे। बाद में फकीर चंद जी ने कहा अपने तो अलग पार्टी बनाएंगे, और फकीर चंद जी और एक वो ठाकुर देसराज जो आपके, इन दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी अपनी बना ली थी, जमींदार संघ। जमींदार संघ नाम की पार्टी बना ली थी। प्रजामंडल जहां शासन का विरोध कर रहा था, राजा के शासन का विरोध करता है, वहीं जमींदार संघ राजा के शासन का समर्थन करने वाली पार्टी थी। यह बात थोड़ी सी याद रखना कि जमींदार संघ राजा के समर्थन में उतर आई थी, फकीर चंद और ठाकुर देसराज ने मिलकर बनाई थी। फकीर चंद पहले प्रजामंडल वालों के साथ थे, फिर ठाकुर देसराज के साथ मिलकर और जमींदार संघ में चले गए। पहले राजा का विरोध कर रहे थे, फिर राजा के समर्थन में उतर गए थे। ये बात भी याद रखनी। का प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन किया जाए, सरकार ने आनाकानी की, प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन किया नहीं, तो इन्होंने बाद में कहा कि दूसरे नाम से करवा लो, तो प्रजा परिषद के नाम से इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। ये बात तो याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, मत याद करना बोले। भारत छोड़ो आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन चला तो वापस यहां पर आंदोलन हुआ, पूछा सरकार ने भाई क्या चाहते हो, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम एक समिति बनाते हैं, ब्रज जया प्रतिनिधि समिति बनाएगी। संसद धारा सभा विधानसभा जो पढ़ते हैं, वैसे भरतपुर वालों ने जो बनाई वो कौन सी थी? ब्रज जया प्रतिनिधि समिति। 50 मेंबर होंगे, 27 जनता की तरफ से लिए जाएंगे, 13 जो है वो राजा अपनी तरफ से नॉमिनेट कर देगा। 37 इलेक्ट किए जाएंगे, 13 जो है वो क्या कर दिए जाएंगे? नॉमिनेट किए जाएंगे। चुनाव करवाए गए थे, प्रजा परिषद जो थी वो ढंग से जीत के भी आई थी इन चुनावों के अंदर। ये थोड़ी सी बात याद रख लेना। इसके बाद में विलय हो गया था भरतपुर का, ज्यादा कोई दूसरी बातें है नहीं, ब्रज जया प्रतिनिधि सभा तक याद रख लेना। थोड़ी सी एक दो बातें और, कोई वो जो बातें वो 3 अक्टूबर 1947 को लिखा हुआ है, भरतपुर में एक मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, याद रखना। इस बहाने कम से कम थोड़े मंदिर भी याद होंगे। लक्ष्मण मंदिर में एक आयोजित सभा की गई और इसके अंदर कहा गया एक तो हम संविधान निर्माण की समिति बनाएंगे जिसमें 11 सदस्य होंगे, और जनता के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया जाएगा। और जनता के जो लोग थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मास्टर आदित्येंद्र, अभी हमने पिछला पढ़ा, गोपीलाल यादव, अभी हमने पढ़ा, ये तो प्रजामंडल का दो या प्रजा परिषद का दो उसके नेता है। ठाकुर देसराज जो आपके जमींदार संघ की तरफ से लिए गए जमींदार संघ के नेता है। हरिदत्त शर्मा ये हिंदू महासभा के हुआ करते थे, तो इनको हिंदू महासभा की तरफ से ले लिया गया। ये हिंदू महासभा के नेता 4 आदमी लिए, कौन कौन देख लो? मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज और हरिदत्त शर्मा। पट्टाभी सीतारामैया कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि आज सामंती युग का अंत हो गया है, राजतंत्र समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र का नया सूर्य उदय हो रहा है। उन्होंने कहा कि सामंती युग का अंत हो गया है, प्रजातंत्र का उदय हुआ है और अब तो जनता का शासन, जनता का राज होगा। जनता का राज होगा मतलब कौन सा होगा? लोकतंत्र हो। ये किसने कहा था? पट्टाभी सीतारामैया ने। किस राज्य के बारे में कहा था? भरतपुर राज्य के बारे में कहा था। सारी बातें याद रखना। अब प्रजा परिषद ने अपने सम्मेलन करवाए, जैसे प्रजा परिषद ने एक सम्मेलन करवाया अपना बयाना में, जयनारायण व्यास के, देख लो आप, सबसे बड़ी बात हुई
उद्घाटन करने के लिए जय नारायण व्यास गए। उद्घाटन भाषण में जय नारायण जी ने कहा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। उत्तरदायी शासन किसके आधार पर? अभी तक तो राजा कह रहा था 4 मंत्री बना दूंगा तुम्हारे बीच से कोई नहीं साहब, वयस्क मताधिकार, वोटिंग करवाओ, जो एडल्ट लोग हैं उनकी वोटिंग करवा ली जाए, वोटिंग करवा के पूरी जनता के वैसे करवाओ, यूं नहीं थोड़े से लोगों को वोटिंग के अधिकार देकर 5 आदमी को इधर ले लो, ये नहीं किया जाना चाहिए। तो ये आपके 1945 के अंदर उत्तरदायी शासन के लिए बयाना के अंदर अधिवेशन करवाया गया। 2 बड़े लोग और कन्हैयालाल वकील और मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया जी याद रखना, सुखाड़िया जी इसके अंदर गए थे। मतलब एक मारवाड़ प्रजामंडल वाला जा रहा है, एक मेवाड़ प्रजामंडल वाला इसके अंदर जा रहा है। हो कहां रहा है? भरतपुर के अंदर। इसका मतलब आपस में कनेक्शन तो है लोगों में। बयाना देखो ये कब हुआ है? 23-24 मई 1945 को। इस दिन एक तो ये प्रजा परिषद वालों की तो बड़ी मीटिंग चल ही रही है, साथ में इन्होंने कहा एक महिलाओं का और एक विद्यार्थियों का और किया जाए। तो 23 मई को सत्यदेव विद्यालंकार ने विद्यार्थियों का सम्मेलन बुलाया, बसंती देवी ने महिलाओं का सम्मेलन बुलाया। तो जब बयाना वाले में व्यास जी, सुखाड़िया जी उधर प्रजा परिषद का सम्मेलन ले रहे हैं, तो साथ में स्टूडेंट का सम्मेलन कौन ले रहे हैं? सत्यदेव विद्यालंकार। अखबार निकाला करते थे वीर अर्जुन। महिलाओं का कौन ले रही है? तो बसंती देवी ले रही है। एक सम्मेलन और किया गया बाद में 46 में कामा में, वो बयाना में, ये कामा के अंदर किया गया। इस बार कौन है? इस बार पट्टाभी सितारामैया, कृष्णदत्त पालीवाल, हाफिजुर रहमान। हाफिजुर रहमान उस समय एक पार्टी हुआ करती थी, जमीयत उल उलेमा हिंद, उसके नेता हुआ करते थे। जियाउल हसन, जियाउल हसन आपके कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। कृष्णदत्त पालीवाल कहते आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, मैंने बताया था धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे। तो ये धौलपुर प्रजामंडल वाले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर पास पास पढ़ते थे, ये भी इसके अंदर आ गए। एक अधिवेशन बयाना में, ये अधिवेशन कहां पर हो रहा है? आपके कामा में। बस ये 2 तो अधिवेशन याद रहे, बयाना और कामा वाला, 45 में और 46 में। फिर आगे बात कर लेते हैं थोड़े और राजनीतिक सम्मेलन। ये तो प्रजा परिषद वालों के खुद के सम्मेलन थे। एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के, बाहर वाले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बुला के भी सम्मेलन किए गए। एक तो 1938 के अंदर पूर्वी राजस्थान के सारे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया था फतेहपुर सीकरी में। पूर्वी राजस्थान वाले फतेहपुर सीकरी में इकट्ठे हुए और इसकी अध्यक्षता करने के लिए आए थे एम एन रॉय। ये याद रखना थोड़ा सा, एम एन रॉय भारत के बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे। मुझे जहां तक लगता है कि दिलीप सर ने पॉलिटी में भी कहीं ना कहीं एम एन रॉय का नाम लिया ही होगा, और जहां तक लगता है शायद पहली या दूसरी क्लास में भी आ गया होगा। आप भी एम एन रॉय के बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना कि कौन थे एम एन रॉय। वो एम एन रॉय थे। और इसके अंदर कहा गया कि पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद बनाओ भाई अपने। तो 38 में बूम है भाई। ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं के 3 सम्मेलन हुए, हम पढ़ेंगे 38 में, 41 में और 44 में, 3-3 साल के गैप के अंदर। पूर्वी राजपूताना एक राज्य परिषद बना के इसका सेंटर कहां स्टेब्लिश किया जाए? आगरा। वैसे भी भरतपुर प्रजामंडल वालों के 3 मुख्य केंद्र हुआ करते थे, भरतपुर में, रेवाड़ी में जहां पर वो बना था, और आगरा में। देख लो, नेहरू जी से मिलने आगरा गए थे। इस पूर्वी राजपूताना राज्य परिषद की मीटिंग भी कहां करेंगे? तो यहां पे करेंगे। और बिहारीलाल मोदी हुआ करते थे, अलवर के एक नेता। इनको कहा गया कि इस 15 समिति सदस्य का सचिव है, आप ये संभालो। तो ये कार्यकर्ता सम्मेलन भी भरतपुर वालों ने बुलाया था, याद रखना। पर पूर्वी राजस्थान वाले थे, फतेहपुर सीकरी में बुलाया, और एम एन रॉय नेता हुआ करते थे। 38-41 में फिर एक सम्मेलन बुलाया ब्रह्मबाद नाम की जगह पर। इस बार मास्टर आदित्येंद्र की अध्यक्षता, आदित्येंद्र तो इनके नेता, उनकी अध्यक्षता में राजनीतिक सम्मेलन बुलाया गया। और इसमें महिला सभा की अध्यक्षता थी ये सरस्वती बोहरा ने की। ये इनके भरतपुर वालों को था, वो तो पूरे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को था, ये भरतपुर वालों ने एक और बुला लिया था। सरस्वती बोहरा का नाम याद रहे, थोड़ा सा याद रखने वाली बात यही है। मुझे याद है ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि सरस्वती बोहरा जो है वो कौन से प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। कुम्हेर में एक और बुला लिया, फतेहपुर सीकरी में बुलाया, दूसरे वाला आपके ब्रह्मबाद में बुलाया, तीसरा कुम्हेर में, एक 38 में, एक 41 में, एक 44 में। विद्या विराट शास्त्री के नेतृत्व में बुला लिया गया। और इसमें याद रखना कि खादी की प्रदर्शनी थी, इसका उद्घाटन मास्टर भोलानाथ ने किया। मास्टर भोलानाथ का नाम याद रखना, आगे जब मत्स्य संघ पढ़ेंगे तब इनका नाम आएगा। आपने, मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़े नामों से परिचित रहो, बाकी इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बता दूंगा आप कौन कौन से। सरस्वती बोहरा का नाम याद रहे। अब नॉर्मल सीधा सरस्वती बोहरा पढ़ा दे तो याद नहीं रहे, अब सम्मेलन के माध्यम से थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग में रहेगा। मास्टर भोलानाथ में सीधा बता देता है, यहाँ जुड़े हुए तो याद नहीं रहते, अब इन सम्मेलन के माध्यम से याद रहे कि भाई फतेहपुर सीकरी में, ब्रह्मबाद में, कुम्हेर में, 38 में, 41 में, 44 में सम्मेलन हो रहे हैं, इनके अंदर ये लोग थोड़े से भाग ले रहे हैं, ये बातें थोड़ी याद रह जाए। फिर ये अपने तो याद रखने वाले सब ज्यादा बात ये सम्मेलन पिछले वाले याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, छोड़ देना आप। तो भरतपुर वालों ने कई बड़े जोरदार दिवस मनाए, ये दिवस याद रखने वाले।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, जापान पावरफुल होता जा रहा है। आप ज्यादातर लोग जानते हो कि 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा शहर पर बम डाल दिया गया और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम डाल दिया गया। 1945 जापान ने सरेंडर किया। जापान ने कहा भाई साहब गलती हुई, धूड़ खाई, तुम्हारी काली गाय है, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे, छोड़ो रे तुम। जापान सरेंडर करता है। बर्मा में जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है। जापान बर्मा तक आ गया था कब्जा करते करते, मतलब बम नहीं डालते, जापान इंडिया पे कब्जा करता है उस टाइम। तो जापान बर्मा में अंग्रेजों के खिलाफ सरेंडर कर देता है, मतलब अंग्रेज जीत गए, जापान हार गया बर्मा में। वो दिन था 15 अगस्त 1945, जब जापान सरेंडर कर रहा है। वहां पे अंग्रेजों का एक अधिकारी जो सरेंडर करवा रहा है उसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। सेनापति अंग्रेजों का लॉर्ड माउंटबेटन, जो बर्मा में जापान को 15 अगस्त 1945 को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, आत्मसमर्पण पर साइन करवा लेता है। कालांतर में वही लॉर्ड माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बना था। उसी के टाइम में भारत को आजादी दी गई। तो जब भारत को आजादी दी जा रही थी तो कहा गया कौन से दिन आजादी दें। उस लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मेरा फेवरेट दिन 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 को मैंने बर्मा में जापान को सरेंडर करवाया था, इसलिए भारत को आजादी भी 15 अगस्त 1947 को दी जानी चाहिए। तो अपने जो 15 अगस्त वाला सिस्टम है, ये माउंटबेटन की फेवरेट डेट है, वो लकी डेट मानता था। 15 अगस्त को बर्मा में जापान सरेंडर कर रहा है। इधर भरतपुर में दिवस मनाया गया। भरतपुर महाराजा ने, राजा महाराजा अंग्रेजों के सपोर्ट में, तो इन्होंने कहा अब हम भी राजी हैं, अंग्रेज जीत गए, मजा आ गया। जापान पर विजय का उत्सव मनाया था 16-17 अगस्त 1945 को राजा ने जापान में विजय का उत्सव मनाया गया। और बड़ी जोरदार सी बात, इंडोनेशिया संघर्ष कर रहा था, इंडोनेशिया लड़ रहा था उस टाइम। इंडोनेशिया में इधर आपके हॉलैंड का ऋण का अधिकार हुआ करता था। इंडोनेशिया वाले अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे और भरतपुर के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इंडोनेशिया वालों को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने इंडोनेशिया दिवस मना लिया था। ये याद रखना, ये मुझे याद है एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से प्रजामंडल द्वारा इंडोनेशिया दिवस मना लिया गया था। तो इंडोनेशिया दिवस भरतपुर प्रजामंडल द्वारा 28 अक्टूबर 1945 को मना लिया गया था। तारीख याद मत रखना, कोई नहीं पूछेगा, इंडोनेशिया दिवस पूछेंगे। कौन से प्रजामंडल ने बनाया था? तो भरतपुर प्रजामंडल ने बनाया था। और राज बहादुर यहाँ के एक बड़े नेता हुआ करते थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे, इसलिए 9 नवंबर को राज बहादुर दिवस मनाया गया था। राज बहादुर बाद में भरतपुर की तरफ से संविधान सभा में भेजे गए थे। इधर पूर्वी राजस्थान से अलवर से भेजे गए थे रामचंद्र उपाध्याय, भरतपुर से भेजे गए थे राज बहादुर, बड़े नेता रहे थे, बाद में संसद के अंदर भी जीत के गए थे। भरतपुर के अपने राज बहादुर अच्छे नेता हुए, इनका नाम याद रखना है। राज बहादुर दिवस इनके कारण मनाया गया। फिर भरतपुर में उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया जा रहा था, तो 28 जनवरी 1947 को राजस्थान की बाकी रियासतों ने भी भरतपुर दिवस मनाया था कि भाई भरतपुर में भी उत्तरदायी शासन वगैरह स्थापित किए जाने चाहिए। तो ये भी एक बड़ी बात है, याद रखना कि बाकी सब प्रजामंडल वालों ने भी भरतपुर का सपोर्ट करते हुए 28 जनवरी को भरतपुर दिवस मनाया था। फिर सबसे ज्यादा जरूरी ये याद रहे, ये 3 पक्के याद रखने। एक याद रखना है आपके इंडोनेशिया दिवस, एक जापान पर विजय का उत्सव राजा द्वारा, इंडोनेशिया दिवस प्रजामंडल द्वारा, और एक ये याद रखना बेगार विरोधी दिवस 5 फरवरी 1947। ये घटना याद रहनी चाहिए। हुआ क्या था, गवर्नर जनरल हुआ करता था 45 में, इस टाइम अपना 5 फरवरी 1947 है, तब तक अपना गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेबल। 20 फरवरी को बाद में माउंटबेटन को बनाया गया था, तब तक लॉर्ड वेबल था। लॉर्ड वेबल भरतपुर घूमने के लिए आया, साथ में आए बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह। कहां जाओगे साहब घूमने के लिए? का केवलादेव बर्ड सेंचुरी, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, वहां घूमने के लिए जाएंगे, बतखों का शिकार करने के लिए, डक मारेंगे। ठीक है साहब। भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, चिंता ही मत करो, तुम तो आओ, पधारो हमारे देश। लॉर्ड वेबल और शार्दुल सिंह जी आए। अब जब राजा और अंग्रेजों का इतना बड़ा अधिकारी, बीकानेर का राजा और अंग्रेजों का अधिकारी जब आए, तो उन लोगों के लिए दरी बिछाने के लिए, झाड़ू निकालने के लिए, खाना बनाने के लिए, कुर्सियां लगाने के लिए, चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए लोगों की आवश्यकता तो होगी। तो भरतपुर के गांव से लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया और कहा गया कि आओ और आके यहां पे काम करो। वो लोग जब वहां पर काम कर रहे तो पैसे नहीं दिए जाएंगे आपको। इस बात को लेके भरतपुर वालों ने बेगार विरोधी दिवस मनाया कि हमसे बेगार ली जा रही है और ये गलत तरीका है, ऐसे कैसे बेगार ले सकते हो आप। और भरतपुर में एक जगह पड़ती थी बुसावर, ये याद रहे।
और यहां पर एक बंदे थे रमेश स्वामी, याद रखना है रमेश नाम के कई हो गए, रमेश चंद्र व्यास मेवाड़, रमेश चंद्र ओझा शाहपुरा, रमेश स्वामी भुसावर। और ये कुछ लड़के थे, भुसावर में बस आई हुई राजा की तरफ से, लोगों को पकड़ पकड़ के बस में बिठाया जा रहा, आपको केवलादेव बर्ड सेंचुरी लेके जाएंगे और वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। लोग मना कर रहे हैं इन चीजों के लिए। तो ये 3-4 लोग रमेश स्वामी के साथ में बस के आगे लेट गए और इन्होंने कहा हम बस नहीं जाने देंगे, बिना पैसे दिए फोकट में काम करवाते हो, किस बात का काम करें आपके, और हम तो आगे लेट गए, या तो बस हमारे ऊपर से चढ़ा दी जाए या हम जाने नहीं देंगे। ड्राइवर में इतना ही दिमाग था, फिर ड्राइवर भाई राजा का आदमी था, ड्राइवर ने कहा हट जाओ रे, मैं चढ़ा दूंगा ऊपर। इनका चढ़ा के देख ले। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके पास लाया, बाकी वाले तो भाग गए, रमेश स्वामी जी सीध में आ गए। बस द्वारा कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मुझे नहीं पता ये घटना आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मुझे याद आता है कि मैं जब 5वीं तक पढ़ा करता था, क्लास भूल गया कौन सी क्लास है, पर 5वीं तक ही मैंने किसी एसएसटी की बुक में रमेश स्वामी वाली घटना पढ़ी हुई कि उनको बेगार के खिलाफ आंदोलन करने के कारण भरतपुर के भुसावर नाम की जगह पर बस द्वारा कुचल कर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये तीनों बातें याद रखना। कौन कौन सी तीनों बातें? पहली आपके जापान पर विजय का उत्सव राजा द्वारा, इंडोनेशिया दिवस प्रजामंडल द्वारा, बेगार विरोधी दिवस रमेश स्वामी याद रहे। ये तारीख भी याद रखनी, बाकी वाली नहीं याद रहे कोई बात नहीं, ये याद रखनी कि 5 फरवरी 1947 है। क्यों हुआ था कांड, ये भी याद रखना कि लॉर्ड वेबल और बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य में घूमने के लिए आए हुए थे और इनके लिए भरतपुर के राजा द्वारा बेगार ली जा रही थी लोगों द्वारा। ये भरतपुर प्रजामंडल था, ये भी अपना एक बड़ा सा प्रजामंडल था। बाकी वाले 38 में हालांकि और बच गए, पर वो छोटे छोटे अब आपके अलवर और करौली वाले जो प्रजामंडल छोटे छोटे से, उनके आगे बाद में और छोटे छोटे बचे हैं, वो और अपने साथ में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।